आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रम्प टैरिफ और इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ट्रम्प टैरिफ और इंडिया बहुत ही हॉट टॉपिक है। अभी तक आप यदि हमारे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और बहुत ही गूढ़ बातें निकालकर मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ ग्लोबल पॉलिसीज़ इम्पैक्ट इंडिया। ग्लोबल पॉलिसीज़ पर इंडिया कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, यूएसए का गेम क्या है। 3 खुशखबरी के बारे में बात करेंगे। इस तरह के विषम परिस्थितियों में कुछ खुशखबरी की भी बात हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हमें क्या करना चाहिए अभी के सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंदु शेखर। मैं एक एमपी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। यदि आप हमारे साथ निवेशित होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और निवेशित हो सकते हैं मार्केट में। तो अब हम देखेंगे कि ट्रम्प टैरिफ और इंडिया का क्या तिकड़ी है मार्केट में, अभी क्या चल रहा है मार्केट का सिनेरियो, इसे हम किस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहली बात, हम जानते हैं कि पहले इन्होंने 25% टैरिफ की बात की थी, क्योंकि 19% पहले से ही था और 25% के 6% अधिक हम उसको झेल लिए थे। हम मार्केट इसको मान के चल रहा था जो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है 25% चलो भाई कह रहा है तो दे दिया जाए। तो लेकिन उसके बाद उन्होंने जब देखा कि कोई भी सुगबुगाहट और इस तरह की बात नहीं होती है, मार्केट अब उसके अनुसार, अमेरिका के अनुसार हम अपने मार्केट को नहीं खोल रहे हैं। हम किसानों के हित की रक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे अमेरिकन प्रोडक्ट के लिए इसके अपना मार्केट नहीं खोल पा रहे हैं, तो उन्होंने और अधिक टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी और 50% उन्होंने ट्रम्प साहब ने इस बार बाजी मार ले गए। ट्रम्प साहब, इसका इम्पैक्ट आखिर क्या हो सकता है, आखिर हमें भी तो अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। देखते हैं इसमें क्या हुआ। जो इसमें अब हम बहुत सारा न्यूज़ आ रहा है, जो बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल्स हो गए। वॉलमार्ट, अमेज़न, टारगेट, गैप, इन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिए हैं, इंडिया के ऑर्डर को कैंसिल कर दिए हैं इंडिया से जो भी। और टेक्सटाइल सेक्टर पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा ये देखते हैं। पहले टेक्सटाइल सेक्टर पर 9% टैरिफ था, तो यानी 100 रुपये का माल हम 109 रुपये में वहाँ दे रहे थे। अब यही बढ़ के हो गया 50% यानी 60% हो गया। तो अब वही हम 100 रुपये के माल को, 100 रुपये के गुड्स को हम 160 में वहाँ पर देंगे। तो ये इम्पैक्ट, इसी तरह का इम्पैक्ट टेक्सटाइल सेक्टर, स्टील एंड एल्युमिनियम सेक्टर पर भी पड़ेगा। और भी कुछ सेक्टर्स हैं जिस पर इस तरह के इम्पैक्ट पड़ेंगे। इसमें बेनिफिटेड हो रहे हैं ताइवान, बांग्लादेश जैसे छोटे देश, जहां पर की टैरिफ अभी भी कम है, जो कि हमसे कंपटीशन में रहते हैं इस तरह के गुड्स के प्रति। इम्पैक्ट क्या है, जैसे इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, टोटल जीडीपी का हम 2% अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं और टोटल एक्सपोर्ट का हम 20% अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 20% प्रॉफिट तो डायरेक्टली 20 to 25% प्रॉफिट टोटल जीडीपी का, टोटल एक्सपोर्ट का प्रभावित तो हो ही रहा है, इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है हमारे प्रॉफिट पर। और बेनिफिटेड कौन होंगे, ताइवान और बांग्लादेश जैसे छोटे देश। ये तो यूएसए के लिए एक्सपोर्ट करना आसान है, वो तो अपना मार्केट जिससे मन से वो तय कर सकते हैं, आखिर हम बांग्लादेश से लें कि ताइवान से लें कि इंडिया से लें। लेकिन इंडिया को अभी थोड़ा अपना डाइवर्सिफिकेशन करने में समय लग सकता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म में इंडिया की मार्केट पर प्रभाव पड़ सकता है, इसके प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट हो सकता है, दिख सकता है। जैसे गोकुलदास एक्सपोर्ट है तो ये अपना 40% एक्सपोर्ट यूएसए को करते हैं, यानी उस कंपनी का 40% प्रॉफिट तो डायरेक्टली प्रभावित हो रहा है। यदि वो उस रेट में अपने सामान को वहाँ बेचेंगे तो उनका एक्सपोर्ट तो डायरेक्टली प्रभावित होगा ही होगा। अब हम देखते हैं कि आखिर यूएसए एक बहुत क्लेवर, बहुत चालाक देश है। इसे किसी का राइज, किसी की उन्नति बर्दाश्त नहीं होती है। इसके लिए हम कुछ बैक हिस्ट्री में जाते हैं और जापान का उदाहरण लेते हैं। जापान में क्या हुआ था, पोस्ट वर्ल्ड वार इन जापान इकोनॉमी एक रिकॉर्ड ग्रोथ से आगे बढ़ गया, बहुत रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ा। ये थैंक्स टू
मैन्युफैक्चर सेक्टर, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, स्टील, ये सभी एक्सपोर्ट काफ़ी अमेरिका में किए गए और वर्ल्ड में यूरोपियन कंट्री में किए गए जापान से। और जापान उस समय काफ़ी ऐसा हो गया था कि जापान का इकोनॉमी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी उस समय हो गया। और कुछ एक्सपर्ट उसमें ऐसा बता रहे थे कि ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये कुछ ही समय में अमेरिका को भी ओवरकम कर जाएगा। तो ये चीज़ अमेरिका को बर्दाश्त कहाँ से होती। अमेरिका झटपट क्या किया, यूएस प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने एक प्लाजा एकॉर्ड ट्रीटी लाई 1985 में। इसको यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, यूके ने साइन किया प्लाजा एकॉर्ड को। इसके अनुसार क्या था, इसका गोल था कि यूएस डॉलर को डिवैल्यूएट करना, यूएस डॉलर को डिवैल्यूएट करना और जापानीज येन को मोर एक्सपेंसिव बना लो, अधिक ये करना, येन टू मेक एक्सपेंस मोर चीपर, ऐसे अप्रिसिएट करना। जापानीज येन को हम अप्रिसिएट कर दिए, यानी उसका वैल्यू को अप्रिसिएट के बढ़ा दिए और यूएस डॉलर को डिवैल्यूएट किए। इससे क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जापानीज एक्सपोर्ट अधिक एक्सपेंसिव हो गया, जापानीज एक्सपोर्ट अधिक एक्सपेंसिव हो गया और यूएसए का माल, यूएसए का जो सामान था वो चीपर हो गया। तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली जापान पर पड़ा और इसके इम्पैक्ट को बचने के लिए जापान ने क्या किया, जापान के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया। इंटरेस्ट रेट को हाइक करने के साथ ही एक्सपोर्ट में जो बढ़ोतरी हो या नहीं हो, लेकिन इसके मैसिव बबल इन स्टॉक मार्केट में बहुत हैवी बबल आया और अनाप शनाप रेट्स में स्टॉक्स मिलने लगे, रियल एस्टेट में बबल आ गया। तो वहाँ की इकोनॉमी एक अनस्टेबल टाइप की हो गई और जापान पर इस पर बहुत बुरा इफेक्ट तात्कालिक तौर पर पड़ा, थोड़े समय के लिए पड़ा। लेकिन जापानीज लोग बहुत होशियार होते हैं, बहुत ही माइंड के तेज होते हैं और देशभक्ति उनके रग रग में भरी हुई है, उनके खून में देशभक्ति भरी हुई है। उन्होंने उसको कर्टल करने के लिए आखिर क्या किया और हमें क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में। उस समय जापानीज ने क्या किया, जापानीज ने ऐसा किया कि ठीक है भाई, तुम सस्ते सामान हमारे मार्केट में भर दो, लेकिन हम जापानीज लोग तुम्हारे सामान को खरीदेंगे ही नहीं, तुम्हारा सामान वैसे ही पड़ा रहेगा। आखिर अमेरिका को रो के वहाँ से, हाथ धो के वहाँ से जाना पड़ा। वो जापानीज लोगों ने कसम खा ली कि हमें विदेशी सामान को हाथ तक नहीं लगाना है, तुम हमारे मॉल्स में, हमारे दुकान में सामान भर दो, लेकिन हम उसको छुएंगे तक नहीं। तो ऐसी स्थिति आ गई कि उनका सामान पड़ा का पड़ा रह गया। जापानीज लोग अपने कंपनी को राइज किए, अपने कंपनी को राइज किए, अपने सेक्टर्स को राइज किए, इसका मतलब अपने जॉब्स को बचा लिए, अपनी इकोनॉमी को बचा लिए। तो इससे क्या हुआ, जापानीज अर्थव्यवस्था वहीं की वहीं है। आज भी जापानीज लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत ही देशभक्त होते हैं। इसका उदाहरण हमको इस एग्जाम्पल से मिल गया। हमें भी उसी राह पर चलना है, उसी राह पर चलना चाहिए हमें। ठीक है, हमारे ग्लोबल ट्रीटी है, उसके अनुसार बाहर से सामान तो आएंगे ही, चाइनीज़ सामान आएंगे ही, यूएसए सामान आएंगे ही, लेकिन हमें इसका कम से कम ध्यान रखना चाहिए कि हमें घरेलू उद्योगों को ध्यान में रखते हुए उसी तरह के प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए जो कि हमारे देश में बने हों। एक समय था जब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जब चल रहा था, तो उस समय की बात यदि मैं करूं तो उस समय भी यही बात थी। जब विदेशी लोग हमारे देश में अपने विदेशी कपड़े भर दिए थे, तो उस समय हमने क्या किया था, गांधी जी ने हमें क्या सलाह दी थी। गांधी जी बोले थे जो क्विट, हमें नॉन कोऑपरेशन, हमको विदेशियों का सहायता नहीं करना है, हमको उनके कपड़े यूज़ नहीं करने हैं। तो उनके कपड़े उसे के उसे रह गए। उसे समय था जिस समय जवाहरलाल नेहरू के कपड़े, एक समय था जब जवाहरलाल नेहरू के कपड़े फ़ौरन से धुल के आते थे। उन्हें इतने अच्छे कपड़े पहनने की आदत थे कि उन्होंने अपना कपड़ा त्याग करके, उन्होंने उन वस्त्रों का त्याग करके खादी वस्त्र धारण किया। आखिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हमें उसी राह पर अब चलना होगा। आखिर इन सब बातों के बीच में मैंने बताया था कि खुशखबरी की भी बात है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। खुशखबरी की बात मैंने बोली थी। खुशखबरी की बात यह है कि ट्रंप और पुतिन का मीट होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम लोग तो बहुत छोटे छोटे आदमी हैं और बहुत
ऊपर लेवल पर क्या बात होती है ये तो हम एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। आखिर मीट होने से पहले पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ बात तो होती ही होगी, और मीट का कुछ ना कुछ, उनके मीटिंग का कुछ ना कुछ प्रतिफल आए, सामने आए, आउटपुट आए, इसके लिए बात पहले ही हो जाती है। तो मीट होने का मतलब हम लोग इसको पॉजिटिव ही ले सकते हैं। यदि रसिया और यूक्रेन का वार रुक जाए तो बहुत सारी समस्याओं का जड़ भी खत्म हो सकता है। अमेरिका आरोप लगा रहा है जो हम बैकडोर से रसिया को तेल लेके सपोर्ट कर रहे हैं, उसके इकोनॉमी को, उसको हम फंडिंग कर रहे हैं यूक्रेन युद्ध के लिए। तो ऐसी बात तो अब यहाँ पर की ख़त्म हो सकती है यदि ट्रंप और पुतिन का मीट हो और कुछ सॉल्यूशन, पॉजिटिव सॉल्यूशंस आ जाए। और इसी खबर के चलते क्रूड ऑयल का नीचे आना भी हमारे लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अभी $72-73 के लगभग पर बैरल चला गया था, जो कि अभी 66 के लगभग हमारा पर बैरल क्रूड ऑयल नीचे आ गया। और बहुत दिनों के बाद एफआई की बाइंग का आंकड़ा पिछले फ्राइडे को देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे तो चल ही रही है, जिस कारण ये सेलिंग जो है बाइंग में कन्वर्ट हुआ है। तो अब हमें क्या करना चाहिए इस सिनेरियो में? हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? यह देखा गया है कि पैसे वही बनाते हैं जो इस तरह के अनसर्टेन मार्केट में, अनिश्चितता और भय के माहौल में खड़े रहे हैं और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सामने आए हैं। आज कोरोना की ही बात लिया जाए, कोरोना के समय में जैसा मार्केट था, क्या वैसा मार्केट हमारा है? उससे अभी भी कई गुना मार्केट हमारे यहाँ ऊपर है। जो व्यक्ति कोरोना के समय में अच्छा पोजीशन बनाए होंगे, आज वो ही प्रॉफिट में बैठे होंगे। तो यानी कहने का मतलब, यदि हम लॉन्ग टर्म नज़रिया लेते हैं इस मार्केट में, तो हमें मार्केट कुछ ना कुछ और अच्छा ही देती है। अतः हम टिके रहें, बने रहें, यही हमारी कामना है। और आप इसको फॉलो करें। ये एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करें, किसी से राय ज़रूर लें। धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। यदि आपको डीमैट और म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो नीचे दिए गए लिंक पर आकर हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।